बच्चों ये है हमारा लेक्चर 216 और हम आज कर रहे हैं आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर हम कर रहे हैं आपका सेकेंड लास्ट चैप्टर, आपकी लेटेस्ट एनसीईआरटी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में से, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट। ठीक है, मतलब ये नेशनल मूवमेंट था, जो ये राष्ट्रीय आंदोलन था, वो कैसे बना। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन कैसे बना। ठीक है, ये है हमारा लेक्चर 216। हमने पहले आगे देखा था कि भाई कांग्रेस पार्टी बन गई थी और अलग अलग डिमांड्स रखी जा रही थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके आगे, कि भाई जो आर्म्स एक्ट है उसे रिपील करो, फिर जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करो, फ्रीडम ऑफ स्पीच दो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दो। इतना सब हमने पढ़ा था इन अवर प्रीवियस लेक्चर्स, इन वन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट की आगे की एक्सप्लेनेशन। दिस इज पेज 112 ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड वी आर कंटिन्यूइंग विद द वर्क ऑफ कांग्रेस, कि कांग्रेस ने क्या काम करा। ठीक है, द अर्ली कांग्रेस ऑल्सो रेज्ड अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज। जो शुरू की कांग्रेस थी, मतलब जब वो कांग्रेस पार्टी बनी थी, उन्होंने बहुत सारे जो आर्थिक, इकोनॉमिक मतलब रिलेटेड टू मनी, आर्थिक इश्यूज को उन्होंने संबोधन किया, उन्होंने रेस किया, उन्होंने आवाज उठाई। कौन कौन से थे वो आर्थिक या इकोनॉमिक इश्यूज? इट डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल हैड लेड टू पॉवर्टी एंड फेमाइन्स, increase in the land revenue, had impoverished peasants and zamindars, and exports of grain to Europe have created food shortages. क्या बोला हमारी कांग्रेस सरकार ने? कांग्रेस सरकार ने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उस टाइम उन्होंने क्या कहा? पहले तो कोई कहता ही नहीं था, उन्होंने कहने की हिम्मत की। क्या कहा? इट डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल हैड लेड टू पॉवर्टी एंड फेमाइन्स। ब्रिटिश जब से आए हैं उनके जो रूल है, उनका जो शासन है, उसके कारण गरीबी आई है हमारे देश में। हमारे देश में सूखा पड़ा है, हमारे देश में लैंड रिवेन्यू बढ़ गया है, मतलब इन्होंने जमीन पे इतने ज्यादा टैक्स लगा दिए हैं कि जिससे हमारे पीजेंट्स हैं, जमींदार हैं, वो पुअर हो गए हैं, वो गरीब होते जा रहे हैं इनका टैक्स भर भर के। हमारे देश का अनाज ये लोग यूरोप में भर भर के बेचते हैं, इससे हमारे देश में खाने की तंगी आ गई है। कांग्रेस डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। अब कांग्रेस की डिमांड क्या थी? कांग्रेस ने डिक्लेयर किया, कांग्रेस ने कहा कि भाई ब्रिटिशर्स तुम लोग आए हो, ये सब प्रॉब्लम्स लाए हो, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो हमारे भारत में। कांग्रेस ने डिमांड क्या किया? कांग्रेस एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रही थी लोगों को। आपने देखा कांग्रेस बनी कैसे? कांग्रेस जो जितने भी इंडिया में जो भी स्टेट्स है, वहां से सारे एजुकेटेड लोग इकट्ठे हुए और सबने मिलकर कांग्रेस पार्टी बनाई। किसने इकट्ठा किया? A.O. हुमे ने, आपने वो भी पढ़ा था। कांग्रेस डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। कांग्रेस ने कहा कि भाई रेवेन्यू रिड्यूस करो, भाई आप जो इतना सारा टैक्स ले रहे हो सो कम करो। कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, आप अपनी मिलिट्री को मेंटेन करने के लिए इतना एक्सपेंस करते हो, उसे कम करो। एंड मोर फंड्स फॉर इरिगेशन, किसानों को खेती करने के लिए जो पानी चाहिए इरिगेशन से, वो इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए पैसा दो। इट पास्ड मैनी रिजोल्यूशंस ऑन द सॉल्ट टैक्स, ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबरर्स अब्रॉड एंड द सफरिंग ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स कॉज्ड बाय एन इंटरफेयरिंग फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। कांग्रेस ने और नए नए कानून बनवाने की कोशिश की। पास्ट मैनी रिजोल्यूशंस। भाई सॉल्ट टैक्स पे आपने देखा गांधी जी ने नमक का कानून तुड़वाया था, कितना फेमस था दांडी मार्च। नमक पे भी कानून कर रखा था ब्रिटिशर्स ने, उसको बंद कराया। फिर इंडियन लेबरर्स को बाहर, इतनी हालत खराब थी, यहाँ से इंडिया के लेबरर बाहर भेजे जाते थे उनके देशों में, वहां उनकी बहुत गंदी हालत थी, खराब हालत थी। एंड द सफरिंग्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स, और जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे, उनकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। कैसे खराब थी? कॉज्ड बाय एन इंटरफेयरिंग फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। कौन कर रहा था उनकी हालत खराब? जो फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, ऑफ कोर्स वो भी था ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिशर्स का ही एडमिनिस्ट्रेशन था। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी बॉडी में सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। जैसे अगर मैं कहूं आपके स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटिव
मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कौन सी है, तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिस का काम, फीस का काम, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, ठीक है। मतलब स्कूल की देख रेख, स्कूल में क्या होगा, स्कूल के लिए डिसीजंस लेना, वो सब एडमिनिस्ट्रेशन होता है। सो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हाई लेवल पे होता है, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल वगैरह हो गए, ट्रस्टीज हो गए, सो ये सब क्या हुई, ये हुई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। इन्हें स्कूल में इनको पढ़ाना नहीं होता है, वैसे आप तो जाते हो पढ़ने, पर इन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को पढ़ाना नहीं होता है, इन्हें बड़े बड़े फैसले लेने होते हैं। सो ये जो फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन था ब्रिटिशर्स का, वो ऐसे ऐसे फैसले लेता था जिससे फॉरेस्ट ड्वेलर्स, फॉरेस्ट में रहने वाले हमारे इंडियंस जो थे, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। All this shows that despite being a body of educated elite, the Congress did not talk only on behalf of professional groups, जमींदार्स और इंडस्ट्रियलिस्ट। मतलब आप देखा होगा, मतलब हमने जैसे डिस्कस भी किया, जो कांग्रेस पार्टी बनी थी सारे एजुकेटेड और हाई फाई लोगों की, एलिट्स मतलब बहुत मतलब पैसे वाले लोगों की पार्टी बन गई थी। बट आप देखोगे ये लोग मुद्दे कैसे कैसे उठा रहे हैं, मतलब ये लोग सबके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ देखो ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स के भी बारे में बात कर रहे हैं, सॉल्ट टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं, सिर्फ अमीरों की बातें नहीं हो रही हैं कि भाई प्रोफेशनल्स को तकलीफ है, जमींदारों को तकलीफ है, इंडस्ट्रियलिस्ट को, ये सब की बातें कर रहे थे। द मॉडरेट लीडर्स वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। सो जो मॉडरेट लीडर्स थे, मॉडरेट लीडर्स कौन थे, जो कहते हैं ना बहुत हाई लीडर्स होते हैं, फिर जनता के बीच में एक लीडर्स होते हैं। सो मॉडरेट लीडर्स वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। सो जो ऊंची पोजीशंस पे जो लीडर नहीं थे, मतलब जनता के और ऊंची पोजीशन वाले लीडर्स के जो बीच में थे, उन लीडर्स को क्या करना था, वो पब्लिक अवेयरनेस डेवलप करना चाहते थे, वो पब्लिक अवेयरनेस लाना चाहते थे अबाउट द अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। जो ब्रिटिश रूल का जो खराब रवैया है, वो उसके लिए पब्लिक अवेयरनेस लाना चाहते थे। दे पब्लिश न्यूज़पेपर्स, रोड आर्टिकल, शोड हाउ ब्रिटिश रूल वॉज लीडिंग टू द इकोनॉमिक रूइन ऑफ द कंट्री। वो क्या कर रहे थे, वो पब्लिश कर रहे थे न्यूज़पेपर्स पब्लिश कर रहे थे, आर्टिकल्स लिखते थे, और वो दिखाना चाहते थे कि कैसे ब्रिटिश रूल है वो हमारे देश को आर्थिक तंग कर रहा है, आर्थिक तरह से तंग ही कर रहा है। दे क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल इन देयर स्पीचेस। वो लोग ब्रिटिश रूल को अपने मतलब स्पीच ही ऐसे बनाते थे, और उसमें जो ब्रिटिश राज है, ब्रिटिश राज को क्रिटिसाइज करते थे, उनकी बुराई करते थे। सो दे क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल इन देयर स्पीच एंड सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन। वो क्या करते थे, वो दे क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल इन देयर स्पीचेस, अपने स्पीचेस में बुराई करते थे ब्रिटिशर्स की, और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे कंट्री के अलग अलग हिस्सों में, मतलब अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस के लोग जाते थे, और वो जाके वहाँ अपने स्पीचेस में भाई देश को आज़ाद होना है, देश को अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठानी है, ऐसे ऐसे धुआंधार स्पीचेस देते थे। स्पीच देखो कोई ऐसा भी देता है ना, आपको अंदर आपकी आत्मा झंझोड़ के रख देता है। मोटिवेशनल स्पीचेस तो आप सुनते ही होंगे। सो ब्रिटिशर्स के लिए भी कांग्रेस कुछ ऐसा ही कर रही थी, वो हमारे हिंदुस्तानियों में मोटिवेशन ला रही थी, वो कोशिश कर रही थी हिंदुस्तानियों को जगाएं, क्योंकि लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तो कैसे ब्रिटिशर्स को भगाएंगे। अकेले देखो, अकेले भले 100, 150, 200 या 400 या 1000 या 5000 की पार्टी हो, 5000 लोगों की भी पार्टी हो, पर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की, उसमें से जगह जगह से ब्रिटिशर्स को हटाना पॉसिबल नहीं था। सो लोगों को जगाना बहुत ज़रूरी था, स्पीचेस से समझा के, चिल्ला के लोगों को आंखें खोलनी थी कि भाई तुम गुलाम नहीं हो, तुम यहाँ के खुद राजा हो। मतलब ब्रिटिशर्स ने इतना ज़्यादा राज करा हमारे ऊपर, 200 साल राज किया कि हमारे मन में बस यही आ ही गया, हमारे दिमाग में बैठ ही गया कि भाई हम हैं ही गुलाम, ठीक है। मतलब समझो ब्रिटिशर्स कोई हमारे लिए कोई कानून पास करते थे और वो हमारे लिए अच्छा होता था, हम खुश हो जाते थे, देखो पर हम वो देश ही हमारा है, उल्टा वो लोग हम पे राज, तो हमारे मन में ही ऐसे आ गया था कि हम हैं ही गुलाम, जबकि हमारा देश ही हमारा था। ये लोग हड़प रहे थे, मतलब देवर स्नैचिंग, लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो गई थी कि सहना है हमें।
So they felt that the British had respect for the ideals of freedom and justice, and so they would accept the just demands of Indians. So मतलब कांग्रेस पीपल को क्या लगा, कांग्रेस पीपल को लगा कि जो ब्रिटिश है, ब्रिटिशर्स समझते हैं कि आज़ादी क्या होता है, न्याय क्या होता है, तो वो समझेंगे कि हम जो डिमांड्स रख रहे हैं इंडियंस के बिहाफ पे, कांग्रेस वाले जो डिमांड्स रख रहे हैं ब्रिटिशर्स समझेंगे। इंडियन लीडर कांग्रेस का मानना था कि भाई ब्रिटिशर्स समझदार हैं, वो समझेंगे कि न्याय ज़रूरी है, जस्टिस ज़रूरी है, आज़ादी फ्रीडम ज़रूरी है, हमारी मांगें पूरी करेंगे। What was necessary therefore was to express these demands and make the government aware of the feeling of Indians. So वो कह रहे, उनका मानना था कि हम बोल ही नहीं रहे हैं, हम हमारी फ्रीडम के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, तो वो ब्रिटिशर से समझेंगे कैसे। हम एक्सेप्ट करके बैठ गए हैं कि भाई हम स्लेव हैं, हम गुलाम हैं, हम एक्सेप्ट करके ये बैठ गए हैं, हम आज़ादी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, फ्रीडम की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। सो कांग्रेस पीपल को लगा कि हम जब तक उनको बताएंगे नहीं हमको आज़ादी चाहिए, तो वो हमारी डिमांड्स पूरी कैसे करेंगे। ठीक है, सो इंडियंस ने इसलिए अब जगह जगह से इकट्ठे होके उन्होंने मॉब निकालना चालू किया, प्रोसेशंस निकाले, ताकि ब्रिटिशर्स को कान में बात जाए, भाई अब हमें आज़ाद होना है, अब तुम जाओ। सो फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट। अब ये एक पैराग्राफ है, उसकी हेडिंग है फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट। सो व्हाट इज दिस पैराग्राफ ऑल अबाउट। सो 1890s many Indians began to raise questions about the political style of the Congress. अब 1890 में ऐसा हुआ कि काफ़ी जो भारतीय लोग थे, इंडियंस थे, उनको अब कांग्रेस पे भी क्वेश्चन मार्क होने लगा। कांग्रेस की भी जो उनकी जो सरकार चलाने की नीति थी उस पे क्वेश्चन मार्क होने लगा। इन बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब, लीडर्स सच एज बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय वर बिगिनिंग टू एक्सप्लोर मोर रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स and methods. They criticized the moderates for their politics of prayers and emphasized the importance of self-reliance and constructive work. They argued that people must rely on their own strength, not on the good intentions of the people, must fight for Swaraj. Tilak raised the slogan, freedom is my birthright and I shall have it. कांग्रेस क्या कर रहा था, कांग्रेस रिक्वेस्ट कर रहा था, कांग्रेस लोगों में स्पीच दे रहा था, कांग्रेस डिमांडों की लिस्ट रख रहा था ब्रिटिशर्स के आगे। सो कई लीडर्स को लगा कि भाई आप कब तक मांगते रहोगे, आप कब तक शांति से। इवन भगत सिंह भी कह रहे हैं, तो भगत सिंह भी जो थे गांधी जी के आइडियोलॉजी को बहुत फॉलो करते थे, पर गांधी जी कहते थे कि नहीं, अहिंसा अहिंसा अहिंसा। पर भगत सिंह ने फिर लास्ट में कहा नहीं भाई, ये यहाँ अहिंसा से काम नहीं हो रहा है, अब करनी पड़ेगी हिंसा, और उन्होंने शूट आउट कर दिया था जाके पार्लियामेंट में, जो फिर उनको इसी पे फांसी मिली थी। ठीक है, सो इस तरह से तो कई ऐसे नहीं क्रांतिकारी होते जो बड़ा उल्टा सोचते हैं कि कब तक भाई आप ऐसे धीरे धीरे कब तक आप मांगते रहोगे आज़ादी दो, आज़ादी दो। अरे आज़ादी तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे छीनना है हमें। सो ऐसा कुछ नेता जो ऐसा सोचने वाले नेता थे, कौन कौन थे। सो बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब। सो लीडर सच एज बिपिन चंद्र पाल, और महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक, और पंजाब से लाला लाजपत राय। ये तीनों ऐसे थे, कह रहे थे हमें और रेडिकल मेथड सोचने पड़ेंगे। रेडिकल मतलब अतरंगी, अलग मेथड्स ढूंढने पड़ेंगे इन ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए। और इनकी तिकड़ी को पाल, बाल और लाल, ऐसे ये इनका ट्रायो था। महाराष्ट्र बंगाल से थे हमारे बिपिन चंद्र पाल, महाराष्ट्र से थे बाल गंगाधर तिलक एंड पंजाब से थे लाला लाजपत राय। सो इनका ट्रायो था, और ये एकदम मतलब वो कहते हैं ना एकदम गरम दिमाग वाले नेता थे। मतलब ये कह रहे थे कब तक भाई भीख मांगेंगे, कब तक। अभी 150 साल हो गए, अब 1890 चल रहा था। ठीक है, तो उन कह रहे थे भाई अभी ऑलमोस्ट 150 साल हमने गुलामी में निकाल ली, अब कितना। उन्होंने ऑब्वियसली अपने दादा परदादों को भी गुलाम की तरह, मतलब स्लेव्स ही थे ना हम सब। सो ऐसे गुलामी में देखा, अब कहे कितना, अब नए नए मेथड्स लाने हैं। सो
दे क्रिटिसाइज द मॉडरेट्स फॉर द पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स। अब उन्होंने क्या किया, दे क्रिटिसाइज द मॉडरेट्स फॉर द पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स एंड एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क। तो उन्होंने इन मॉडरेट्स, ये जो कांग्रेस के मॉडरेट्स थे, उनको कहा भाई अब तुम्हारी पॉलिटिक्स बंद करो। अब ये भाई दया याचना, भाई हाथ जोड़ के अब दया की भीख मांगना बंद करो और नए नए मेथड्स ढूंढो, खुद कुछ करो, कुछ खुद कंस्ट्रक्टिव करो, कुछ ऐसा करो कि ब्रिटिशर्स भाग जाएं। दे आर्ग्यूड दैट पीपल मस्ट रिलाई ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ। इनका मानना क्या था? दे आर्ग्यूड दैट पीपल मस्ट रिलाई ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ, नॉट ऑन द गुड इंटेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट। पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज। अब मेन बात आई, उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट करा? उन्होंने आर्ग्यूमेंट करा कि भाई लोगों को खुद के स्ट्रेंथ पे विश्वास रखना होगा, ना कि गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। भाई गवर्नमेंट अच्छी हो जाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट अब अच्छी होगी, अब अच्छी होगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट अच्छी नहीं होगी, हम लोगों को खुद जगना पड़ेगा। पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज। अब हमें लड़ना पड़ेगा। अब मांगने का टाइम गया, मांगेंगे तो इधर ही रह जाएंगे। हमें अब फाइट करना पड़ेगा आजादी के लिए। स्व मतलब माय, राज मतलब माय राइट, ठीक है। सो मेरा अधिकार, सो हमें जो हमारी आजादी है, हमारी फ्रीडम है, उसे हमें छीनना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। छीनना नहीं, लड़के जीतना है। और इसी पे तिलक ने, जो बाल गंगाधर तिलक थे, जो कि महाराष्ट्र से थे, उन्होंने बहुत ही फेमस स्लोगन दिया। तिलक रेस्ड द स्लोगन फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, कि आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं ये लेके रहूंगा। हम पैदा होते हैं तो एटलीस्ट हम इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमें आजादी मिलेगी और ये मेरा अधिकार है, मैं लेके रहूंगा, ठीक है। सो ये लोग जो थे, ये लोग झगड़ालू बुद्धि वाले थे और ऐसे ही जने चाहिए थे उस टाइम भारत को फ्री कराने के लिए, ठीक है। जो सीधा सोच रहे थे, जो स्ट्रेट भाई शांति प्यार भाईचारा नहीं सुन रहे थे ब्रिटिशर्स, तो अब ऐसे लोगों की ठन की, भाई कब तक। तो ये तीन लोग आगे आए, बाल पाल और लाल। अब क्या हुआ? इन 1905 वाइसरॉय कर्जन पार्टीशन बंगाल। अब नई चीज हुई, क्या हुआ? पेज नंबर 113 पे, ठीक है। ये पढ़ने से पहले यहाँ के पोर्ट्रेट्स देख लेते हैं। यहाँ एक फिगर 3 है, ये है बाल गंगाधर तिलक और इनकी टेबल पे एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है। उस न्यूज़पेपर का नाम है केसरी, क्योंकि ये महाराष्ट्रन थे, मराठी थे, तो वो केसरी करके न्यूज़पेपर चलाते थे मराठी में। और तिलक जो थे उस न्यूज़पेपर में ब्रिटिशर्स के खिलाफ ऐसा लिखते थे कि कोई पढ़े तो उसका दिमाग ही खुल जाए कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ इतना खराब करके बैठे हैं। एंड नीचे फिगर 4 जो है, यहाँ फिगर 4 है। दिस फिगर है कि thousands joined the demonstration during the स्वदेशी मूवमेंट। जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ, स्वदेशी मूवमेंट चालू हुआ, आंदोलन चालू हुआ कि हमें हमारा जो ब्रिटिशर्स की चीजें नहीं यूज करनी है, फॉरेन एक्सपोर्ट्स को फॉरेन चीजों को यूज नहीं करना है। स्वदेशी मूवमेंट में हजारों लोग सड़कों पे उतरे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अच्छा, अब हम देखते हैं एग्जैक्टली इस पेज पे है क्या। 1905 में जो वाइसरॉय कर्जन थे, क्या नाम था वाइसरॉय का? कर्जन। उन्होंने बंगाल का पार्टीशन कर दिया। नाउ दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन कि हु पार्टीशन बंगाल? वाइसरॉय कर्जन। व्हेन? 1905. At that time, Bengal was the biggest province of British India and included Bihar and parts of Odisha. उस समय क्या था? उस समय बंगाल जो था ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा गढ़ था। मतलब ब्रिटिशर्स थे, सबसे ज्यादा उनकी जो बैठक थी वो बंगाल में थी। एंड इंक्लूडेड बिहार एंड पार्ट्स ऑफ ओडिशा। और उन्होंने बंगाल के साथ साथ बिहार भी ले लिया और कुछ ओडिशा के हिस्से भी ले लिए। ब्रिटिशर्स ने जब डिवाइड किया, लॉर्ड कर्जन ने डिवाइड किया, तो उन्होंने इंडियंस को क्या रीजन दी कि बंगाल को क्यों डिवाइड कर रहे हैं?
उन्होंने रीजन दी, द ब्रिटिश आर्ग्यूड फॉर डिवाइडिंग बंगाल फॉर रीजंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, मतलब कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो, जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको आने जाने में आसानी हो, इसलिए हम बंगाल को डिवाइड कर रहे हैं। अब सीधी सीधी बात है, व्हाट डिड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मीन्स, मतलब कन्वीनियंस आसानी, आप एक पूरे राज्य को डिवाइड कर रहे हो, पूरे बंगाल को डिवाइड कर दिया, आप कह रहे हो हम एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कन्वीनियंस किसकी देख रहे हैं, मतलब किसकी आसानी देख रहे हैं। सो क्लियरली इट वॉज क्लोजली टाइड टू द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड बिजनेसमैन। सो मेन बात क्या थी, डिवीजन ऑफ बंगाल क्यों हुआ बाय लॉर्ड कर्जन, इट वॉज क्लोजली टाइड टू द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड बिजनेसमैन। सो ये सारा जो पार्टीशन था जुड़ा हुआ था ब्रिटिश ऑफिशियल्स के फायदे से एंड बिजनेसमैन के फायदे से। Even so, instead of removing the non-Bengali areas from the province, the government separated East Bengal and merged it with Assam. Perhaps the main British motives were to curtail the influence of Bengali politicians and to split the Bengali people. अब आप देखोगे बंगाली लोग बहुत आगे आ रहे थे, बंगालीज जो थे वो जो भारत के फ्रीडम मूवमेंट में बहुत आगे आ रहे थे। सो उन्होंने डिवाइड इसीलिए किया कि हम इन लोगों को बिछड़ा दें, ठीक है, ये लोग जो साथ में मिलके यूनाइट होके हमको अलग करने निकले हैं। सो बेसिकली ब्रिटिशर्स की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, तो उन्होंने बंगाल को डिवाइड किया ताकि वो बंगाली पीपल को स्प्लिट कर सके। तो उन्होंने ऐसे स्प्लिट करके उसको किसी और हिस्से से जोड़ दिया, ईस्ट बंगाल को जाके जोड़ दिया असम से, ठीक है, कि हम मिक्स में, क्योंकि ऐसे होता है ना भाई, जैसे एक रिलीजन एक रीजन वाले लोग होते हैं तो वो ज्यादा यूनाइटेड, जैसे बिहार है तो बिहारीज दिखेंगे तो कैसे वो लोग उनमें मिल जाएंगे, गुजरात है गुजरातीज मिल जाएंगे। तो इन्होंने ये किया कि बंगालीज को अलग कर दिया, ठीक है, ये पार्टीशन करके। द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्यूरिएटेड पीपल ऑल ओवर इंडिया, अब लोगों को फुल गुस्सा आया, ठीक है, कि तुम लोग इतना गिर गए कि तुमने पार्टीशन कर दिया। सो पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्यूरिएटेड पीपल ऑफ ऑल ओवर इंडिया, इन्फ्यूरिएटेड मतलब गुस्सा आया। ऑल सेक्शंस ऑफ कांग्रेस, द मॉडरेट्स एंड द रेडिकल्स एज दे मे बी कॉल्ड, अपोज्ड इट। सो देखो कांग्रेस में दो तरह के नेता थे, एक मॉडरेट्स शांति वाले प्यार से बात करने वाले, दूसरे थे रेडिकल्स एकदम रुद्र गुस्से वाले, ठीक है, आजादी दो। सो दोनों नेताओं को बात अच्छी नहीं लगी, ये दोनों तरह के नेताओं को बात अच्छी नहीं लगी। ऑल सेक्शंस ऑफ द कांग्रेस, द मॉडरेट्स एंड द रेडिकल्स एज दे मे बी कॉल्ड, अपोज्ड इट। लार्ज पब्लिक मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस वर ऑर्गेनाइज्ड, नोवेल मेथड्स ऑफ मास प्रोटेस्ट डेवलप्ड। अब क्या हुआ, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होने लगी, बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस होने लगे और मास प्रोटेस्ट के नए नए तरीके निकाले जाने लगे, ठीक है, मास प्रोटेस्ट मतलब इकट्ठा प्रोटेस्ट करने लगे लोग। द स्ट्रगल दैट अनफोल्डेड केम टू बी नोन एज द स्वदेशी मूवमेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल बट विद इकोज एल्सवेयर टू। इन डेल्टिक आंध्र फॉर इंस्टेंस इट वॉज नोन एज वंदे मातरम मूवमेंट। तो ये खाली बंगाल में मूवमेंट नहीं हुआ, सो स्ट्रगल दैट केम टू बी नोन एज स्वदेशी मूवमेंट, इसको नाम क्या दिया जाने लगा, इसको नाम दिया गया जो ये मूवमेंट किया बंगालियों ने कि भाई आपने क्यों स्प्लिट किया, बंगाल को क्यों सेपरेट किया। सो इस मूवमेंट को नाम दिया गया स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। लार्ज पब्लिक मीटिंग्स डेमोन्स्ट्रेशंस वर ऑर्गेनाइज्ड एंड नोवेल मेथड्स ऑफ मास प्रोटेस्ट डेवलप, मतलब नए नए तरीकों से लोग इकट्ठे होके प्रोटेस्ट करने लगे, हाय करने लगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। द स्ट्रगल दैट अनफोल्डेड केम टू बी नोन एज द स्वदेशी मूवमेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल बट विद इकोज एल्सवेयर टू। सो ये स्ट्रगल का नाम दिया गया स्वदेशी मूवमेंट। सो अगर क्वेश्चन आए कि पार्टीशन के बाद कौन सा मूवमेंट हुआ बंगाल के, सो स्वदेशी मूवमेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल बट विद इकोज एल्सवेयर टू, सो ये मूवमेंट जो था बंगाल में बहुत बड़ा था, विशाल था, पर इसकी जो आवाजें थी वो पूरे भारत में सुनाई दे रही थी। जैसे कि आंध्र में भी इसकी आवाजें सुनाई दी और आंध्र में इस मूवमेंट को वंदे मातरम मूवमेंट कहा गया। इन डेल्टिक आंध्र इट वाज नोन एज वंदे मातरम मूवमेंट। यहाँ देखो आप, स्वदेशी मूवमेंट में हजारों लोग जुड़ रहे हैं, यही था इस पेज के अंदर। सो बच्चों अब हम आ गए पेज
114 पे। सो 114 पे यहाँ पे भी आपको एक पिक्चर देखने मिल रही है। सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ लाला लाजपत राय। पिछले पेज पे आपने बाल गंगाधर तिलक की फोटो देखी थी, जो कि मराठी थे, महाराष्ट्रन थे। केसरी करके वो न्यूज़पेपर लिखते थे, जैसे ब्रिटिशर्स के खिलाफ मराठियों को जगा सके, जनता को जगा सके। मराठी न्यूज़पेपर था, उसके एडिटर थे लाला लाजपत राय। सो लाला लाजपत राय हैं ये भी पंजाब से एक नेशनलिस्ट थे, क्रांतिकारी थे, और ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग मेंबर्स ऑफ द रेडिकल ग्रुप। सो रेडिकल ग्रुप मतलब वो जो अलग सोच रखने वाला ग्रुप था कि भाई मांगने से नहीं छीनने से मिलेगी आज़ादी, वो उस ग्रुप के थे। ठीक है, सो ये रेडिकल ग्रुप के जो लीडर्स में से थे। विच वॉज क्रिटिकल ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ पिटिशंस, मतलब वो कहते थे कि भाई पिटिशंस नहीं करनी है, लिख लिख के बस उनको सबमिट नहीं करो पेजेस, लड़ाई करो। ही वॉज ऑल्सो एन एक्टिव मेंबर ऑफ द आर्य समाज। तो एक और संस्था के मेंबर थे आर्य समाज के। सो लाला लाजपत राय। सो यहाँ फिर दो मीनिंग्स भी लिखी हुई हैं, वो भी देख लेते हैं। रिवॉल्यूशनरी वायलेंस मतलब द यूज ऑफ वायलेंस टू मेक अ रेडिकल चेंज विद इन द सोसाइटी। सो रिवॉल्यूशनरी वायलेंस मतलब क्रांतिकारी झगड़ा करना। सो क्रांतिकारी मतलब झगड़े का यूज करना टू मेक अ रेडिकल चेंज विद इन अ सोसाइटी। सोसाइटी में एक बहुत महान चेंज लाने के लिए जब हम वायलेंस करते हैं उसे रिवॉल्यूशनरी वायलेंस कहते हैं। काउंसिल का मतलब एन अपॉइंटेड और इलेक्टेड बॉडी ऑफ पीपल विद एन एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी और रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन। काउंसिल का मतलब होता है एक एन अपॉइंटेड और इलेक्टेड बॉडी ऑफ पीपल, कुछ लोगों का ग्रुप जो कि अपॉइंट किया गया है या इलेक्शन से लाया गया है। विद एन एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी मतलब विद एन एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी और रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन, मतलब जिसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या एडवाइजरी के लिए या रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन के लिए लोग इकट्ठे किए, मतलब लोगों का ग्रुप बनाना इन चीज़ों के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एडवाइस के लिए या रिप्रेजेंटेटिव मतलब ग्रुप बनाना इन शॉर्ट किसी अच्छी चीज़ के लिए। सो पेज नंबर 114 पे अब क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। सो 114 पे हम देख रहे हैं कि जो स्वदेशी मूवमेंट था, द स्वदेशी मूवमेंट सो स्वदेशी आंदोलन था, sought to oppose British rule and encourage the ideas of self-help, Swadeshi, enterprise, national education and use of Indian languages। अब क्या हुआ, ये मूवमेंट क्या था? इस मूवमेंट लोग देखो, आंदोलन करते हो तो मुद्दा भी होना चाहिए कि किस चीज अपोज कर रहे हो, तो किस चीज के लिए अपोज कर रहे हो। तो क्या था मुद्दा? द स्वदेशी मूवमेंट sought to oppose British rule। स्वदेशी मूवमेंट ब्रिटिश रूल को अपोज कर रहा था। एंड एनकरेज द आइडियाज ऑफ सेल्फ हेल्प, और किनकी आइडियाज एनकरेज कर रहा था? सेल्फ हेल्प, खुद की मदद खुद करो, वो आइडियाज। स्वदेशी एंटरप्राइज, नेशनल एजुकेशन एंड यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। सो स्वदेशी मूवमेंट sought to oppose British rule and encourage the ideas of self help, स्वदेशी एंटरप्राइज, नेशनल एजुकेशन इन यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। सो स्वदेशी मूवमेंट इन सारे मुद्दों के साथ आंदोलन कर रहा था। क्या थे मुद्दे? ब्रिटिश रूल के खिलाफ, खुद की मदद खुद करो, स्वदेशी एंटरप्राइज मतलब सारे बिजनेस स्वदेशी होने चाहिए, मतलब इंडियंस करें, एजुकेशन और यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज, हम इंडियन लैंग्वेजेस यूज करें। To fight for Swaraj, the radicals advocated mass mobilization and boycott of British institutions and goods। स्वराज के लिए फाइट करने के लिए मतलब फ्रीडम के लिए, फ्रीडम फाइट करने के लिए, to fight for Swaraj, the radicals advocated mass mobilization and boycott of British institutions and goods। सो स्वराज के लिए फाइट करने के लिए, टू फाइट फॉर स्वराज, द रेडिकल्स एडवोकेटेड मास मोबिलाइजेशन। उन्होंने किस चीज़ का एडवोकेट किया, मतलब उन्होंने किस चीज़ को सपोर्ट किया? उन्होंने कहा मास मोबिलाइजेशन हो, मतलब इकट्ठे लोग हजारों की संख्या में घरों से निकलें और ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाएं। बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस एंड गुड्स, हम ब्रिटिशर्स की किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ना लें। आपको पता होगा कुछ बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़े बड़े स्कूल्स ब्रिटिशर्स ने बनवाए थे, तो उसमें अपने बच्चों को एडमिशन ना दिलाएं, ना कि उनकी इंस्टीट्यूशंस में नौकरियां करें हम लोग। तो
कुछ इंडिविजुअल्स का तो ये तक मानना था कि भाई सम इंडिविजुअल ऑल्सो बिगिन टू सजेस्ट, ऐसे सजेस्ट कर रहे थे कि अगर हम ये रिवॉल्यूशनरी वायलेंस करेंगे, अगर हम दंगे करेंगे, मतलब ये क्रांतिकारी दंगे करेंगे, ताकि इससे ब्रिटिश रूल पक्का ही पक्का, ब्रिटिशर्स पक्का ही पक्का घबरा के भाग जाएंगे। मतलब हम लोग अगर ऐसे फसाद करेंगे, दंगे करेंगे, तो ये आखिर भाग जाएंगे। मतलब देखो, प्यार से सब करके देख लिया, आप थोड़ा सा मार से करके देखें। द ओपनिंग डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी वर मार्क्ड बाय अदर डेवलपमेंट एज वेल। अब जैसे 20वीं सदी की शुरुआत हुई, 20th सेंचुरी जब चालू हुई, सो 20th सेंचुरी की शुरुआत में a group of Muslim landlords and Nawabs formed the All India Muslim League at Dhaka in 1906. So कुछ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स ने और नवाब्स ने क्या किया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लॉन्च की। कहाँ पे? डेक्का में, 1906 में। मुस्लिम ग्रुप ने, नवाबों ने, उन्होंने डेक्का में 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लॉन्च की। द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो ये लीग था, जो ये इन्होंने ये जो लीग बनाई, इन्होंने ये जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था उसे सपोर्ट किया कि हाँ भाई सही चीज है। इट डिजायर्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, अ डिमांड कंसीडर्ड बाय द गवर्नमेंट इन 1909। उन्होंने क्या डिमांड किया? उन्होंने कहा कि जो हम मुस्लिम्स हैं, हमारे लिए अलग इलाके होने चाहिए, और ये गवर्नमेंट ने डिमांड इनकी मानी 1909 पे। Some seats in the councils were now reserved for Muslims who would be elected by Muslim voters. तो obviously अगर पूरा एक इलाका मुस्लिम्स का हो गया, वहाँ पे एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा। मतलब मुस्लिम्स के लिए अब सीट्स रिजर्व कर रखी जाने लगी और मुस्लिम वोटर्स उन्हें वोट भी करते थे। This tempted politicians to gather a following by distributing favors to their own religious groups. इससे क्या हुआ? अब इससे देखो वो नई चीज चालू हुई जो आज पॉलिटिशियंस करते हैं। क्या? पॉलिटिशियंस ने सोचा कि भाई मुस्लिम्स जो है मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे हैं, मुस्लिम नेता है मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस ने सोचा कि अब हम ऐसे क्यों ना करें, हम लोग रिलीजियंस को हमारी टारगेट क्यों ना करें। जैसे लाला लाजपत राय थे, वो पंजाब के थे, तो पंजाबीज को टारगेट करें कि भाई, टारगेट इन द सेंस उनको जगाएं। और फिर जैसे तिलक थे, वो मराठी थे, तो महाराष्ट्र के मराठी लोगों को वो वैसे ये मुस्लिम्स थे, तो एक उनको यहाँ पे भी अपना फायदा दिख रहा था। पॉलिटिशियंस ने सोचा क्यों ना हम रिलीजन को मुद्दा बना के लोगों का फेवर लें। फेवर वैसे अच्छी चीज के लिए लिया जा रहा था, ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए। आज के नेता जो फेवर लेते हैं रिलीजन, मतलब ऑब्वियसली रिलीजियस ग्रुप्स का फेवर लेते हैं, वो उनकी अपनी पर्सनल होती है कि भाई हम जीतें, इलेक्शंस जीतें, लोगों में दंगे कराते हैं, ये सब। पर उस टाइम जो नेताओं का एकमात्र जो उनका एक यूनिटी एक थी, मतलब सोच एक थी, व्यू एक था, वही था कि भाई ब्रिटिशर्स जाएं यहाँ से, ब्रिटिशर्स जाएं यहाँ से। ठीक है, सब इसलिए ये सारे सोच रहे थे सारी चीजें। मीनवाइल कांग्रेस स्प्लिट इन 1907। अब क्या हुआ? अभी ये सब हो रहा था तो 1907 में कांग्रेस में दरार पड़ गई, क्योंकि कांग्रेस में ऑलरेडी आपने देखा था मॉडरेट्स और रेडिकल्स थे। मॉडरेट्स जो सीधा साधा सोचते थे, वो लोगों को कुछ दंगा फसाद जैसा कुछ नहीं चाहिए था, शांति चाहिए थी। वो ब्रिटिशर्स के सामने पिटिशंस रखते थे, लेटर्स लिखते थे, भाई आज़ादी दे दो, आज़ादी दे दो। और कुछ थे रेडिकल्स कि मांगें क्यों, छीनेंगे। इसलिए कांग्रेस हुआ स्प्लिट 1907 में। स्प्लिट मतलब डिवाइड हो गया। द मॉडरेट्स वर अपोज टू द यूज ऑफ बॉयकॉट। अब क्या हुआ, क्यों स्प्लिट हुआ? कारण सुनो। कारण था द मॉडरेट्स वर अपोज्ड टू द यूज ऑफ बॉयकॉट्स। जो मॉडरेट्स थे, जो शांति वाले लोग थे, जो कांग्रेस में शांति प्रिय नेता थे, उनको लगा बॉयकॉट क्यों करना है चीजों को, आप बॉयकॉट क्यों करा रहे हो। बॉयकॉट का मतलब होता है त्याग देना, कि भाई ये चीज हम यूज नहीं करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। The moderates were opposed to the use of boycott. They felt that it involved the use of force. उनको लगा कि अगर हम बॉयकॉट करते हैं तो इससे जबरदस्ती चीजें हो रही है, मतलब इससे फोर्स हो रहा है। They felt that involved the use of force. After the split, the Congress came to be dominated by the moderates, with Tilak's followers functioning from outside. अब स्प्लिट के बाद क्या हुआ, मतलब स्प्लिट के बाद ये जो स्प्लिट हुआ, मतलब ये जो
डिवीजन हुआ, द कांग्रेस केम टू बी डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स। सो ये जो डिवीजन हो गया तो कांग्रेस को अब कौन केम टू बी डोमिनेटेड बाय मॉडरेट्स विद तिलक्स फॉलोअर्स फंक्शनिंग फ्रॉम आउटसाइड। सो अब क्या हुआ, ये जो कांग्रेस अलग हो गई, कांग्रेस को अब कौन डोमिनेट कर रहा था, मॉडरेट्स। मॉडरेट्स अब मतलब कांग्रेस के पूरा उन्होंने कब्जा कर लिया और तिलक के जो फॉलोअर्स थे वो बाहर से काम करते थे। द टू ग्रुप्स रीयूनाइटेड इन दिसंबर 1915। 1907 में कांग्रेस अलग हो गई, पर फिर दोनों ग्रुपों ने समझा कि नहीं, इससे फायदा नहीं हो रहा है, इससे नुकसान ही हो रहा है। फिर ये ग्रुप्स फिर एक साथ कब हुए, द टू ग्रुप्स रीयूनाइटेड इन दिसंबर 1915। कब साथ हुए, 1915 में साथ हुए। Next year, the Congress and the Muslim League signed the historic Lucknow Pact and decided to work together for representative government in the country. दूसरे साल क्या हुआ, coming year में the Congress and Muslim League signed the historic Lucknow Pact. So दूसरे साल में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्या साइन किया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने साइन किया हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट। सो कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ एक लखनऊ पैक्ट मतलब समझौता साइन किया एंड डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द कंट्री। क्यों कांग्रेस के लीडर्स ने मुस्लिम लीग के साथ समझौता क्यों किया, पैक्ट क्यों बनाई, उन्होंने कहा अब मुसलमानों का साथ मांगा देश को आज़ाद कराने के लिए, मतलब हिंदू मुस्लिम एक हो जाए तो हम देश को आज़ाद, इस टाइम हिंदू मुस्लिम से ज़रूरी था देश का आज़ाद होना। सो देश को यूनाइट करने के लिए उन्होंने लखनऊ पैक्ट साइन किया। सो आई एम एंडिंग माई लेक्चर एट हेयर। सो जस्ट दिस इज पेज 114। सो मैंने आज जो भी पढ़ा है आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ क्विक रिव्यू ऑफ इट। सो हमने आज चालू किया था पेज नंबर 112 से। वी स्टार्टेड विद 112 पेज। हमने देखा कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज उठाए ब्रिटिश सरकार के सामने। ब्रिटिश सरकार सोच रही थी हम हिंदुस्तानियों का भला कर रहे हैं, हम उनका बहुत ज़्यादा फायदा करा रहे हैं, पर कांग्रेस ने काफ़ी चीज़ें उनके सामने रखी, जैसे कि पावर्टी, फैमाइंस, लैंड रेवेन्यू और पीजेंट्स जमींदार्स की प्रॉब्लम, ग्रेन्स का एक्सपोर्ट होना, फूड शॉर्टेज। कांग्रेस ने डिमांड किया कि भाई आप ये सब बंद कर दो, रेवेन्यू को कम करो, मिलिट्री एक्सपेंडिचर काटो, आप अपनी मिलिट्री पे बहुत खर्चा कर रहे हो, इरिगेशन के लिए पैसे दो फार्मर्स को। सो ये सब कांग्रेस ने माना। कांग्रेस ने कहा कि सॉल्ट टैक्स की तरफ ध्यान दो, इंडियन लेबरर्स की हालत खराब है बाहर, उन पे ध्यान दो, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं वो परेशान हैं, उन पे ध्यान दो। सो ऐसे ये दिखा रहा था कांग्रेस को चिंता थी सब चीज़ों की। कांग्रेस सिर्फ अमीरों के लिए नहीं थी, गरीबों के लिए भी थी। सो जो मॉडरेट लीडर्स थे कांग्रेस के, वो चाहते थे कि पब्लिक में हम अवेयरनेस लाएं, पब्लिक को हम अवेयर करें, उनको जागरूक करें ब्रिटिश रूल के खिलाफ। ब्रिटिश रूल गलत कर रहा है, लोगों को जागरूक करें। क्योंकि वो मॉडरेट्स थे, वो सीधे साधे मतलब वो शांति में मानते थे, तो उन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिश किए, आर्टिकल्स लिखे और उन्होंने लोगों को दिखाया कि कैसे ब्रिटिश रूल जो है हमारे देश को आर्थिक तरह से बर्बाद कर रहा है। उन्होंने ब्रिटिश रूल को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया अपने भाषणों में। इसके बाद रेडिकल्स आए। रेडिकल्स को ये चीज़ नहीं समझ आई कि भाई भीख क्यों मांगे, हम तो छीनेंगे। इन नेताओं में से 3 नेता थे, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। इनकी तिकड़ी को बाल, पाल और लाल कहा जाता है। ये तिकड़ी आई। इन तीनों ने बोला कि भाई हम जो लोग हैं, हमको अपने बाजुओं पे विश्वास होना चाहिए। वी शुड हैव फुल ट्रस्ट ऑन आवर ओन स्ट्रेंथ। दूसरे से भीख मांगने से खुद पे विश्वास करो और लड़ाई करो। वो ऐसा ही सोचते थे और वो लोग स्वराज मांग रहे थे। तिलक ने एक स्लोगन दिया, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। फिर 1905 में वाइसरॉय कर्जन ने पार्टीशन किया बंगाल का। यही था कि बंगालीज को अलग कर दें वरना बंगालीज हमें तोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट है स्वदेशी मूवमेंट है। स्वदेशी मूवमेंट जो था वो अपोज कर रहा था ब्रिटिश रूल को और सेल्फ हेल्प
मतलब स्वदेशी मूवमेंट में बॉयकॉट भी हो रहा था। ये बॉयकॉट की चीज जो थी मॉडरेट्स को पसंद नहीं आई, ये लोग अलग हो गए कांग्रेस में। फिर अलग हुए 1907 में, 1915 में साथ हो गए। साथ होके उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट साइन की और उन्होंने सोचा कि अब हम सब मिलके उनको भगाएंगे। सो this is me or Ishika ma'am requesting you to write each and every point very properly. Just write each and every point very properly and read the pages 112, 113 and 114 of your NCERT and just WhatsApp me the entire thing that you are writing. ठीक है? So just do the entire work and WhatsApp me. Thank you.